हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करते हैं बहुपद के बारे में, जो मैथ का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर में इससे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनमें से एक एक सवाल भी लगा चुके हैं। तो हम इसके बाद हम बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है? तो देखो, जो बहुपद होता है इसके नाम ही से पता चल रहा है, बहुपद। बहुपद, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु मतलब बहुत, और पद मतलब पद। मतलब बहुत पद मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। अब बहुत पद क्या हुए? तो जो गणित में होते हैं पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। मतलब बहुपद क्या होता है? चर एवं अचर पद मिलाकर जो एक समीकरण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब पद। बहुत से पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। देखो इनको अच्छे से इस प्रकार समझो। बहु पद, देखो बहुपद का मतलब हम क्या बताए? बहुत से पद मिलाकर बहुपद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बात है पद। पद किसे कहते हैं भैया? जो पद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर यही सबसे ज्यादा जरूरी है। एक होता है भैया चर पद और एक होता है अचर पद। तो चर एवं अचर पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। बस केवल यही भाषा नहीं, उसके पद में और कुछ चीजें होती है जो बहुपद के लिए जरूरी होती हैं, तब पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं। चर पद किसे कहते हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनके मान बदले ना जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। जैसे ये है, दो है, तीन है, पांच है, ये सब क्या जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होते हैं? अचर पद, वे होते हैं अचर पद। चर पद जो होते हैं किसे कहते हैं? तो भैया जो एक्स वाई जेड अर्थात जिनके मान बदले जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। जैसे एक्स का मान कहीं पर दो तो कहीं पर तीन और कहीं पर चार। तो पता चल रहा है ना कि पद कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक चर पद और एक अचर पद। इन्हीं पदों से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। तो बहुपद में भैया एक सबसे जरूरी क्या चीज है? वो है भैया बहुपद की घात। यहाँ पर सबसे जरूरी है बहुपद की घात, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, घात किसे कहते हैं? जो किसी बहुपद की घात चर पद पर लगी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। और अगर भैया कोई बहुपद है तो उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना कि बहुपद की घात हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए। जो बहुपद है उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन का मतलब प्लस और पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक ही होनी चाहिए। मतलब बहुपद किसे कहते हैं? चर एवं अचर पद से मिलकर बने पद को हम बहुपद कहते हैं। उसमें चर पद भी अकेला रह सकता है, अचर अकेला भी रह सकता है, उनसे मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। लेकिन जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक ही होनी चाहिए। अच्छे से समझिए ना। जैसे कि ये लिखा है 2x⁻3 5x² + 6। देखो जर दो कैसा है? अचर पद। एक्स कैसा है? चर पद। मतलब इसमें चर पद और अचर पद है। तो यहाँ पर देखें हम ये बहुपद है कि नहीं। तो डिपेंड किस पर करता है? घात पर डिपेंड करता है, घात पर। देखो चर और अचर पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ में इसके घात पर भी निर्भर करता है कि भैया घात हमेशा क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए। और घात क्या होती है? चर पद पर लगी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ घात कितनी लगी है? 3। और यहाँ घात कितनी लगी है? 2। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन है? 3। इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। और ये एक प्रकार का बहुपद है क्योंकि किसकी घात जो है पूर्णांक है और प्लस ही में तो है, मतलब 3 है और प्लस का 3 है। ठीक, तो बहुपद की निशानी यही है भैया, सबसे जरूरी यही कि घात पूर्णांक होनी चाहिए, तब तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जैसे हम कह दिए x⁻3/2 + 5x + 6। अब ये बहुपद है कि नहीं? तो भैया यहाँ से देख रहे हैं घात जो है वो क्या है? 3/2। और 3/2 पूर्णांक नहीं, वो भिन्न है। क्या है? भिन्न, इसलिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद का मतलब समझ गए ना
कि बहुपद की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण अंक होनी चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक, जैसे लिखा है -3 + 6 लिखा है। अब पूछे ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात जो है 3 है लेकिन धनात्मक नहीं, कैसी है, ऋणात्मक, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद अच्छे से समझ रहे हैं ना, कि बहुपद वही होगा जिसकी घात क्या होनी चाहिए, धन गुणांक होनी चाहिए। तभी जब बहुपद पहचान लेंगे तभी हम बहुपद के प्रकार समझेंगे, फिर एक एक बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है x² 5x + 6, 5x + 6। अब यहाँ पर भैया देख रहे हो, यहाँ पर घात एक जगह एक, एक जगह दो, बड़ी कौन है, 2, इसलिए घात कितनी है, 2, और सारे पूर्णांक से इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई, 2, और सारे पूर्णांक से इसलिए बहुपद है। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ना, कौन से बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं। जैसे हम यहाँ देखें लिख दे √x + 5। अब ये पूछे बहुपद है कि नहीं, तो देखो रूट का मतलब होता ही है पावर 1/2, पावर 1/2। अब यहाँ पावर 1/2 एक भिन्न ही तो है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद को आप अच्छे से पहचान गए कि भैया घात हमेशा एक पूर्ण अंक होनी चाहिए, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये हुआ x + 1/x, ये भी बहुपद नहीं। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि बहुपद की निशानी नहीं, बहुपद की निशानी हमेशा एक गुणांक होनी चाहिए। तो बहुपद किसे कहते हैं, इसकी घात क्या होती है, अच्छे से समझ गए होंगे कि घात क्या होती है। अब देखो हम और पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। जैसे हम एक दो और देख लें, जैसे लिखा है 4x² 5x + 6, 5x + 6। अब अगर हम यहाँ पूछे घात कितनी है, तो यहाँ भैया हमारी घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ एक बात ये भी जरूरी है, यहाँ पद कितने हैं, ये एक प्रकार का बहुपद है, तो इसमें पद देखो, 1 पद, 2 पद और 3 पद, इसलिए इसमें पद कितने हैं, 3। घात कितनी है, 2 पद कितने हैं, 3। जैसे एक ये लिखा है 3x⁻3, 4x², 5x⁻6 + 7। अब ऐसे यहाँ घात जो बड़ी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ बड़ी 2, इसलिए घात 2 हो जाएगी। अब यहाँ अगर इसकी घात पूछे, तो इसकी घात देखो भैया, यहाँ कितनी है, 6, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 3। तो सबसे बड़ी कौन है, क्योंकि हमको पता है चरपद पर लगी होनी चाहिए, चरे पद वाली तो देखते हैं ना, परिभाषा बता चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन है, 6, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6। अब अगर यहाँ पद देखे तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, तो इसमें पद हमारे कितने हो गए, 4। तो अब अच्छे समझ रहे होंगे ना, जैसे लिखा है x⁻3, ये 4 लिखा है, तो इसमें अगर हम घात देखें तो ऊपर कितना लगा है, 3। अब अगर इसमें पद देखें तो 1 पद और 1 पद, 2 पद। तो बहुपद में घात निकालना समझ गए, पद निकालना समझ गए। ठीक, इसके बाद जैसे इस बहुपद में, इसमें देखा जाए, इसमें यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है x² का गुणांक, मतलब किसी भी चीज का गुणांक पूछ सकता था, यहाँ पूछ रहा है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक का मतलब होता है जो x के आगे लिखा हो। यहाँ x² के आगे कितना लिखा है, 4, इसलिए x² गुणांक कितना हो गया, 4। यहाँ पर यही पूछा जा सकता था x का गुणांक क्या होगा, तो भैया x के आगे यहाँ क्या लिखा है, 5, तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ अचर पद भी पूछा जा सकता था, अचर पद जिसके साथ में x ना लगा हो, तो यहाँ इसमें कितना है, 6। हम ये इस समीकरण के लिए है, पहले वाले के लिए। ये बात अच्छे से आप सभी लोग समझ गए, घात भी निकालना समझ गए, पद भी निकालना समझ गए। अब हम देखें बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ये सभी लोग समझ ही गए। बहुपद के प्रकार, जो भैया बहुपद होता है, बहुपद के प्रकार का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया। जो प्रकार होते हैं 2 आधार पे डिपेंड, मतलब 2 आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। एक तो पहला किसके आधार पर, घात के आधार पर, देखते हैं कहीं बहुपद में घात 1 होती तो कहीं 2, तो कहीं 3, तो कहीं 4। और एक होता है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर देखो, कहीं पद 1 होते तो कहीं 2, तो कहीं 3। अब इनका देखो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा भैया, बहुपद के जो प्रकार है वो किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो अगर हम घात के आधार पर देखें तो इसका जो पहला है, ऐसा हो सकता है जिसकी कुछ घात ना हो, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, शून्य घातीय। शून्य घातीय कह दो, चाहे क्या कह दो, अचर बहुपद। अब ये शून्य घातीय को अचर बहुपद क्यों कहते हैं, ये भी बताएंगे।
पहले शून्य घातीय का मतलब समझो, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। अब शून्य घात कहाँ रहेगी भैया, जैसे यहाँ 7 लिखा है, हमको पता है जो घात होती है चरपद वाले की घात होती है, चरपद मतलब x हुआ y हुआ उन पर घात लगी होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ कहीं चरपद है तो चरपद नहीं है, मतलब अगर यहाँ चरपद रहा भी होगा तो अगर x रहा भी होगा तो पावर कितना रहा होगा, 0। तो इसकी जो घात हो गई तो घात कितनी हो गई, 0 ही तो गई, घात कितनी हुई 0। मतलब जब 7 लिखा तो इसकी घात कितनी हो गई, 0। मतलब जब कोई संख्या केवल लिखी है तो उसमें जब x नहीं है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। और ये संख्या ही क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं कि नहीं। तो इसे चाहे शून्य घातीय का तो चाहे इसमें केवल अचर ही पद है, इस बहुपद में केवल क्या है, अचर पद, तो इसे अचर बहुपद भी तो कह सकते हैं। अब अचर बहुपद के जैसे उदाहरण बता दीजिए, 7 है, -3 है, 4 है, ये सब किसके उदाहरण है, शून्य घातीय बहुपद के उदाहरण। शून्य घातीय का मतलब समझे गए है ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। अब देखो एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय कह दो चाहे भैया, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है 2x + 3, 2x + 3, तो हमको पता है x पे लगी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अगर यहाँ x पर कुछ नहीं लगा मतलब कितना लगा है, एक ही तो लगा है ना, तो कैसा है, एक घातीय बहुपद है। एक घातीय मतलब जिसकी घात कितनी हो, एक, अगर x पर कुछ नहीं लगा मतलब एक लगा है, ठीक। अच्छे से आप ये भी समझ गए होंगे, ऐसा इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक ऐसा हो सकता है जिसकी घात कितनी हो, 2, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे दो घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है हमारा 2x² + 5x + 6, 5x + 6, देख लो इसकी घात ऊपर कितने लगे हैं, 2, इसलिए कैसा हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। इसके बाद भैया चौथा देखें हम, त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात, त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है 5x² 6x + 5, ठीक। अगर यहाँ देखो घात सबसे बड़ी कौन है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2, यहाँ घात कितनी है, 1, और हमको पता है बहुपद की घात वही तो जो बड़ी होती, तो यहाँ घात बड़ी कौन है, 3, इसलिए कैसा है, इसकी घात 3 है, इसलिए कैसा बहुपद हुआ, त्रिघातीय। इसी प्रकार क्या होता है, 4 घातीय, 5 घातीय, 10 घातीय, 20 घातीय। मतलब जैसे हम 4 घातीय जिसकी घात 4, उसे 4 घातीय, जिसकी घात 10, उसे 10 घातीय बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का मतलब अच्छे समझ गए, घात के आधार पर जब वर्गीकरण किए, जिनकी घात 1, उसे 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। लेकिन यहाँ पर भैया सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, द्विघातीय बहुपद। और हम पढ़ेंगे भी द्विघातीय बहुपद के बारे में ही अच्छे से। अब यहाँ भैया देखें हम पदों की संख्या के आधार पर, तो एक ऐसा बहुपद हो सकता है जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 1, तो उसे हम क्या कह देंगे, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें पद कितने हैं, एक ही है, 2 एक पद ही तो है ना, यहाँ प्लस माइनस में कुछ लगा ना हो, जैसे 7 है तो एक पदी हुआ कि नहीं, एक पदी। इसके बाद द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है जिनमें पदों की संख्या क्या हो, 2 हो, तो उसे द्विपदी कहते हैं। बात अच्छे से समझ रहे हो ना, द्विपदी का मतलब जिसके घात कितनी हो, जिनमें पद कितने हो, 2, उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे हमारा लिख गया 2x + 5, एक पद और 2 पद। जैसे लिखा है 2x - 3, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 2 पद है ना। त्रिपदी का मतलब होता है जिनमें पद कितने हो, 3 हो। तो ये सभी आप अच्छे से समझ रहे होगे। 3 पदी, 5 पदी, 10 पदी, 20 पदी, जिसमें जितने पद होंगे वो उतने पदी बहुपद कहलाएगा। 3 पदी बहुपद का मतलब जैसे लिखा है 2x² 5x + 6। अब इसमें देखो पद, एक पद, 2 पद और 3 पद हुए कि नहीं, तो ये कैसा हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार को अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सभी लोग समझ ही गए। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है द्विघात बहुपद, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें जान लेंगे जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर किसी बहुपद का एक होता है शून्यांक, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुपद का शून्यांक, कोई भी बहुपद होता है उसका अपना एक क्या निकलता है, शून्यांक। अरे शून्यांक कह दो इसे, चाहे क्या कह दो, मूल कह दो।
और चाहे चरपद का मान, अगर चरपद x वाला बहुपद है तो x का मान कह दो भैया, चाहे चरपद का मान, चरपद मतलब x से चर ही पद तो है ना। अगर y वाला बहुपद होगा जिसमें y लिखा होगा तो y का मान। ठीक, तो बहुपद का शून्यांक या बहुपद का मूल्य x का मान किसे कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा पहले समझो फिर आराम से निकालना सीखें। बहुपद का शून्यांक, चर पद का वह मान, चर पद मतलब x पद है ना, चर का मतलब x y z कुछ भी हो, चर पद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ये भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। शून्यांक इसे क्यों कहते हैं? देखो, चर पद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्यांक कहते हैं, इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा, शून्यांक। शून्यांक कह दो, चाहे मूल कह दो, चाहे x के मान कह दो। जैसे कि अच्छे समझ में ना, शून्यांक जैसे हमें निकालना है बहुपद x + 5 का शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे क्या बताएं, शून्यांक का मतलब क्या होता है, x का मान। तो कभी भी शून्यांक निकालना हो तो जो भी वैल्यू दो बराबर क्या मानो, 0। अगर ये प्लस में उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, अर्थात x का मान कितना आ गया, -5, और हम जानते हैं x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्यांक। तो यहाँ शून्यांक कितना आ जाएगा, -5। जरूरी नहीं x का मान अगर y वाला पता हो तो y का मान शून्यांक कहलाता है। अब जो हम यहाँ इसकी परिभाषा बताए हैं उसकी अगर जांच करके भी दिखा दे आपको, हम क्या बताए थे कि ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर मान शून्य है उसे शून्यांक कहते हैं। देखो इसका शून्यांक कितना मान है, -5। अब देखो अगर यहाँ -5 रख रहे हैं, x के जगह माइनस का मान, देखो इसका मान कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है कि नहीं, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, शून्यांक पड़ा है। तो शून्यांक निकालना अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे, शून्यांक किस प्रकार निकाले अच्छे समझी गए। इसके बाद दूसरा सवाल देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका फोकस किस पर होना चाहिए, द्विघात बहुपद पे। जैसे ये लिखा है बराबर क्या है, 0, या बराबर 0 ना हो तब भी इसका क्या निकालना हो, शून्यांक। शून्यांक ज्ञात कीजिए। तब भैया अगर इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो ये बहुत अच्छे समझना, क्योंकि भैया ये हर चैप्टर में रहेगा। शून्यांक निकालना मतलब x का मान निकालना सभी चैप्टरों में रहेगा। तो देखो पहले इनका गुणा इनसे करो, 2 का गुणा 3 से, 2 3 6। 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 5। मतलब इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जोड़ने घटाने 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 3 + 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। और अगर हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2। हम क्या बता, पहले इनका गुणा इनसे करो, इनको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने कितना आ जाए हमारा 5, और गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए, 6। तो उसे हम 3 + 2 लिख दिए। तो देखो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसे ही हम लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3x, 3 तो 5 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखा जाए, हम जब गुणनखंड करते हैं तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। देखो ये जोड़ा 1 हुआ, ये जोड़ा 1 हुआ। अब इनमें हम लेते हैं कामन, कामन वही पद होता है जो दोनों में है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 ले लो बाहर, x यहाँ 2 बार था, यहाँ 1 बार था, तो एक ही बार कामन ले लो। तो यहाँ 2x कामन ले चुके तो बचा हमारा कितना, x, और यहाँ 2x कामन ले चुके तो बचा कितना, 1। यहाँ भी 3, यहाँ भी तो 3 ले ले बाहर हम, यहाँ बचा x + 1 बराबर क्या आ गया, 0। कभी भी गुणनखंड करो तो ये पद और ये पद सेम आना चाहिए, तभी गुणनखंड सही है, अन्यथा गुणनखंड क्या है, गलत है। अब ये एक बार कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, बराबर 0। तो अब अगर यहाँ हम निकालें इनका मान, तो एक बार x + 1 बराबर 0 मान लेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो इसका 1x का मान -1 आ गया। इसके बाद यहाँ 2x + 3 बराबर 0 मान लें, अगर 2x उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये x का मान कितना आ गया, 3/2, 3/2। यहाँ करना समझना, तो यहाँ x का मान कितना आया, 3/2। तो देखो यहाँ x का मान कितने आए, 2 आए, 1 आया -1, 1 और आया -3/2। इनका मान अगर यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो शून्यांक निकले हैं, शून्यांक कितने निकले हैं, 2 निकले हैं कि नहीं। यहाँ पर शून्यांक कितने निकले हैं, 1। शून्यांक कैसे निकालते हैं समझ रहे हो ना,
x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्यंक, शून्यंक कर दो चाहे मूल कर दो। ये निकल ही चुके हैं, एक कितना है माइनस का 1 और एक कितना है माइनस का 3/2। यहाँ पर एक शून्यंक माइनस के बाद, तो एक बात यहाँ गौर करो कि ये कितना घातीय बहुपद था 1, चूंकि इसकी घात कितनी थी 1, तो इसके शून्यंक कितने निकले 1। ये कितने घातीय बहुपद था 2, तो इसके शून्यंक कितने निकले 2। तो इससे एक बात हमको पता चल रही है कि कोई बहुपद जितने घातीय होगा, जितने घातीय बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यंक निकलते हैं। मतलब अगर एक घातीय बहुपद तो उसके शून्यंक कितने निकलेंगे 1, अगर 2 घातीय बहुपद तो उसके शून्यंक कितने निकलेंगे 2, 3 घातीय तो कितने निकलेंगे 3। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक 5 घातीय बहुपद है तो इसके शून्यंक कितने होंगे, तो 5 घातीय कितने होंगे 5। हम पूछे शून्य घातीय बहुपद के कितने शून्यंक, तो शून्य घातीय में एक भी घात है नहीं, तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी शून्य, इसमें कोई भी शून्यंक नहीं निकलेगा। तो शून्यंक निकालना सभी लोग अच्छे से समझ होंगे। हम यहाँ पर ऐसा बहुपद देख रहे हैं जिनमें मान किस एक्स से बना है, बहुपद किससे बना है, एक्स से, वाई से भी बना हो सकता है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो है नहीं, शून्यंक निकालना इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम अब शून्यंक निकालना, शून्यंक खुद ही निकाल लेना। अब जैसा हम जो x वाला बहुपद है जिसमें चर पद क्या हो x, उसमें शून्यंक ग्राफ से देखें, जो ये पद होता है, ये अक्ष होता है, इसे हम कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं x डैश अक्ष, इसे कहते हैं y, ऐसे y डैश। इधर x के मान जो भी आते हैं वो प्लस में आते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इधर y के मान जो आते हैं वो किसमें आते हैं प्लस में, इधर जो y के मान आते हैं वो किसमें आते हैं माइनस में। इधर x के मान जो भी आते हैं वो माइनस में आते हैं। देखो इधर x के मान सारे प्लस होते हैं, इधर x के मान सारे माइनस में होते हैं, उधर y के मान सारे प्लस में होते हैं, इधर y के मान पूरे माइनस में होते हैं। तो अगर कोई बहुपद है वो कैसा है px वाला, अर्थात पॉलिनोमियल्स कौन सा है x वाला, मतलब जो बहुपद बना उसमें जो चर पद है वो क्या है x। तो अगर इस प्रकार का एक ग्राफ बना हो और उसमें लाइनें इस प्रकार जाएं, तो अगर इस प्रकार लाइनिंग देता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर पूछता है यहाँ पर इसके शून्यंक कितने हैं। तो अगर x वाला बहुपद है, x वाला बहुपद है, तो x रेखा को जितने बार काटेगा उतने उसका कितने निकलेंगे शून्यंक। 3 बार काटा इसलिए शून्यंक कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। तो अगर ये पूछा जाए शून्यंक 3 है तो एक कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम बताए जितने शून्यंक उतने घातीय बहुपद कहलाएगा कि नहीं। जैसे एक इस प्रकार बना है, अब इसमें एक रेखा इसे चली जाए तो कहीं x अक्ष को काटी नहीं, तो इसमें जो शून्यंकों की संख्या कितनी आ जाएगी 0, शून्यंकों की संख्या 0 आ जाएगी। जब कब होगा, जब x पद वाला बहुपद हो, x पद वाला बहुपद हो। ठीक, अब अगर ऐसा हम यहाँ पूछ लें तो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, x अक्ष को कितने बार काट रहे हैं 5 बार, इसलिए इसका शून्यंक कितना हो जाएगा 5। मतलब x वाले भी जो भी बहुपद होते हैं तो उसमें अगर ये लाइन खींचे x रेखा को जितने बार काटेगा उतने ही शून्यंक निकलेंगे। तो ग्राफ से शून्यंक निकालना समझ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम भैया पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, जो बहुत ही जरूरी है, तो उससे ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लिए कि बहुपद ax² bx + c के मूल अल्फा व बीटा हो, तो देखो अगर ये हमको पता है कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, चूंकि घात इसकी कितनी है 2, ax² जो द्विघात बहुपद होते हैं इसी रूप में होते हैं, इसके मूल अल्फा व बीटा। अल्फा बीटा के माने चूंकि हमको पता है द्विघात बहुपद, जाहिर सी बात इसके मूल कितने निकलेंगे 2। एक को हम मान लिए अल्फा, दूसरे को क्या मान लिए बीटा। तो अगर यहाँ पर सबसे जरूरी भैया, इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछा था, लगभग में इसी से सवाल ही बनते हैं, मूलों का गुणन योगफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब मूल कह दो चाहे शून्यंक कह दो, बात एक ही हो, चाहे शून्यंकों का योगफल कह दो चाहे मूलों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़ होता है, एक मूल अल्फा दूसरा मूल क्या है बीटा। तो मूलों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है भैया -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का
गुणांक। अगर इसे हिंदी नहीं लिखना चाहते हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक का मतलब जो होता है एक्स के गुणे में, एक्स के गुणे में। तो यहाँ एक्स के गुणे हमारा कितना है बी, माइनस पहले से लगा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणे में हो कितना है ए, तो माइनस बी बाई ए। पहला फार्मूला तो ये भैया हुआ, ये बहुत ही जरूरी है, इस फार्मूले के अच्छे से याद ही कर लेना। इसके बाद एक दूसरा फार्मूला है भैया, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब मूलों का गुणा, एक मूल अल्फा दूसरा कितना है बीटा। तो फार्मूला होता है भैया अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम देखें यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अचर पद वो पद होता है जिसमें एक्स ना लगा हो, तो एक्स किस में नहीं लगा, सी में नहीं लगा है, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो ये दोनों फार्मूले अच्छे से समझ ही लो, क्योंकि इनसे ही न्यूमेरिकल, इनसे जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। और बाकी फार्मूले हैं, पहले हम इन फार्मूले से जो भी सवाल लगेंगे उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद हम जो अदर फार्मूले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनसे जो सवाल बनेंगे, लिखा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यांक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक बहुपद है, तो भैया अगर तुम हिंदी नहीं लिखना चाहते हो, अल्फा प्लस बीटा से लगाना चाहते हो, तो वहां बी बाई ए होता है, फार्मूला हम अभी लिखवाए है ना कि माइनस का बी बाई क्या होता है ए, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक, अगर इस प्रकार, तो अगर हिंदी नहीं लिखना चाहते हो तो इस प्रकार देखो, अगर ये एक समीकरण दिया है तो इसकी तुलना पहले हम इससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर किसकी, इस समीकरण जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन की एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो यहाँ हम ए का मान निकाल सकते हैं। हमको पता है जो ए होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक तो कुछ नहीं तो कितना है एक, जब कुछ नया हुआ तो हमेशा कितना होता है भैया, हमेशा एक आगे लगा होता है। इसके बाद जब बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है, यहाँ पर भी यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं लगा तो कितना लगा, तो एक, तो कितना हो जाएगा एक, अगर दो लिखा तो दो हो जाता है, माइनस का दो लिखा तो माइनस का दो हो जाता है। इसके बाद जो बचा वाला पद होता है जिसमें एक्स ना लगा उसे सी कहते हैं, तो यहाँ सी का मान कितना आ गया एक आ गया, ए का मान बी का मान और सी का मान निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हिंदी नहीं लिखना चाहते तो भैया हमें फार्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो माइनस बी का मान, माइनस बी का मान कितना है एक बटे ए का मान कितना है एक, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया माइनस का एक। ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या निकाल लें, देखो आगे वो भी निकालना, तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाई ए। तो जैसे अल्फा इंटू बीटा, सी का मान यहाँ कितना है हमारा एक है, और ए का मान हमारा कितना है एक, तो यहाँ एक बटे एक कितना हो जाएगा एक, एक बटे एक हमारा कितना हो गया एक, तो अल्फा इंटू बीटा जो हमारा कितना आ गया एक आ गया। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा, तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा क्या हो गया आंसर, इतना आप सभी लोग समझ होंगे। अब हम किसका मान निकालेंगे, वो एक बटे अल्फा है, ये कितना लिखा एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान निकालना है। तो एक बटे अल्फा और एक बटे बीटा का मान निकाला, तो सबसे पहले इनका गुणा इनसे करो, इनका गुणा इनसे, नीचे अलग गुणा नीचे, देखो बीटा एकन्नम बीटा, अल्फा एकन्नम अल्फा, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, और नीचे अलग गुणा नीचे से। अब आप देख रहे हो कि भैया बीटा प्लस अल्फा, अल्फा एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान वही होगा जो बीटा प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा का होगा, और हमको पता है जो अल्फा प्लस बीटा का होगा वही बीटा प्लस अल्फा का होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया है माइनस का एक आ गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया है एक, और माइनस एक बटे एक का मतलब क्या होगा एक ही तो होगा, माइनस लगा तो माइनस का एक, तो ये हमारा कितना आ गया एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा। तो इस फार्मूले से इस प्रकार के सवाल बने, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार ये हमारा दूसरा सवाल है, इसी फार्मूले से ये लिखा है ए अल्फा बीटा इस 4x स्क्वायर 3x प्लस 6 के शून्यांक है, तो अल्फा इंटू बीटा एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
तो ठीक उसी प्रकार का है, इसका आंसर आप सभी लोग लगाकर इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताना। इसके बाद हम कुछ और सवाल दे रहे हैं जो यहाँ के लिए जरूरी, इस चैप्टर के लिए भी जरूरी है, साथ साथ में जब आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहां के लिए भी ये सवाल बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है 5x + 6, 5x + 6, इनमें हमें क्या निकालना है, निम्न के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो हम ये समीकरण दे रहे हैं इनके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। ये दूसरा है 2x² + 12 = 0। एक है हमारा 3x² 7x + 4 = 0। इन सभी सवालों का आप सभी लोग अच्छे से लगाना, इनका निकालना शून्यांक, इनका शून्यांक का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इससे बाकी फार्मूले हैं इनसे बनने वाले सवालों के बारे में पढ़ेंगे।